नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सा गाड़ी चलती है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो है कौन सी गाड़ी चलती है? तो कौन सा गाड़ी चलता है? समझौता एक्सप्रेस चलता है, एकदम बिल्कुल सही है। समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस, बिल्कुल ये भी सही है। थार एक्सप्रेस भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलता है। मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस नहीं चलता है। ये मैत्री एक्सप्रेस जो है ये बांग्लादेश के बीच चलता है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलता है। मैत्री एक्सप्रेस जो है चितपुर से ढाका के मध्य 14 अप्रैल 2008 ईस्वी को चलाया गया था। कब चलाया गया था? चितपुर से ढाका के मध्य जो चलाया गया था 14 अप्रैल 2008 को चलाया गया था। क्लियर हो गया होगा मैत्री एक्सप्रेस के बारे में। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो है कौन सा गाड़ी चलेगा? तो समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ये दोनों हो जाएगा, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस जो है लाहौर से अटारी के मध्य चलता है। कहाँ से कहाँ चलता है? लाहौर से अटारी के मध्य चलता है। जबकि थार एक्सप्रेस जो है ये मुना बाओ बाड़मेर से लेकर खोखरा पार सिंध तक चलता है। क्लियर हो गया होगा। समझौता एक्सप्रेस लाहौर से अटारी के मध्य, जबकि थार एक्सप्रेस मुनाबाओ बाड़मेर से लेकर के खोखरा पार सिंध तक चलता है। सिंध में पड़ता है खोखरा पार और बाड़मेर में पड़ता है मुनाबाओ। यहाँ से यहाँ के बीच चलता है, मुनाबाओ से खोखरा पार के बीच चलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई है। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है? मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी किसके खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी जो है किसके खेती के लिए वो सर्वाधिक उपयुक्त है? इलायची, एकदम बिल्कुल सही है, इलायची के लिए। चाय, बिल्कुल सही है, ये भी चाय के लिए। काजू, बिल्कुल सही। ये तीनों जो है लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। क्लियर। लेटेराइट मिट्टी में जो है बहुतायत में बहुल मात्रा में जो है आयरन एवं सिलिका की मात्रा पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा अत्यधिक पाए जाने के कारण ये चाय की खेती, इलायची, काजू के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। क्लियर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है कौन है? भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जबकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉक्टर बी कुरियन, अर्थात वर्गीज कुरियन वही है। क्लियर। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। 1970 के दशक में 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति का जन्म हुआ था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के रूप में क्रांति जो आई थी श्वेत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, ये ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना गया। तो 1970 के दशक में हुआ था। जबकि भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1967-68 में MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। जबकि दूसरी हरित क्रांति का जो हुआ था आगाज वो 1983-84 में हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा। जबकि
विश्व में हरित क्रांति के जनक को जाना जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम जो है, मासिन राम ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मासिन राम मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा जो होती है, यहाँ पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर कितना वर्षा होती है? 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम में ही होता है, 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्लियर। जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में ही होता है, जो मेघालय में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमकीन क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो नमकीन क्षेत्र में जो उगता है वनस्पति उसको हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले को मेसोफाइट बोलते हैं। मेसोफाइट जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को बोलते हैं मेसोफाइट। और टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट बोलते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ऑप्शन ए। कहाँ पाया जाता है? बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, और ये बोत्सवाना में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना में पड़ता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेटाल प्रांत की अगर बात करें तो यहाँ पर जुलू जनजाति पाया जाता है। जुलू जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है? नेटाल प्रांत में पाया जाता है। जबकि मलेशिया में जो है सेमांग जनजाति पाया जाता है। मलेशिया में सेमांग जनजाति पाया जाता है। क्लियर। सेमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस एवं स्पेन के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस एवं स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाती है? तो फ्रांस एवं स्पेन के बीच जो है पेरिनीज पर्वत जो है सीमा बनाती है। ऑप्शन ए। फ्रांस एवं स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाती है? पेरिनीज पर्वत जो है सीमा बनाती है। क्लियर। अब मेटर हॉर्न चोटी जो है स्विट्जरलैंड एवं इटली के मध्य है। मेटर हॉर्न चोटी जो है ये स्विट्जरलैंड एवं इटली के मध्य है। क्लियर। और यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, ध्यान में रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। अब फ्रांस को स्पेन से कौन अलग करता है? पेरिनीज पर्वत। अब मेटर हॉर्न सिटी जो है स्विट्जरलैंड एवं इटली के मध्य है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर। स्विट्जरलैंड एवं इटली के मध्य मेटर हॉर्न चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 सेंटीमीटर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत घनत्व अगर पूछ लेता है तो उसका 13 होता है। दोस्तों याद रखिएगा, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर। पृथ्वी का औसत घनत्व अगर पूछे तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्रीय भाग का औसत घनत्व अगर पूछे तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। जबकि पृथ्वी का औसत त्रिज्या पूछ ले तो 6370 किलोमीटर होता है। 6370 किलोमीटर होता है। क्लियर, औसत त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है?
पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर अगर चलेंगे हम तो कितना तापमान बढ़ जाता है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, महादेश है, जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में जो परिवर्तित करता है, ग्लूकोन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में क्या संचित रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत में क्या संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है, आयरन संचित रहता है, कॉपर संचित रहता है। ये तीनों जो है विटामिन ए, कॉपर, फेरस, ये तीनों जो है यकृत में हल्का हल्का संचित रहता है। वही कहता है यकृत में क्या संचित रहता है? तो ये उपर्युक्त एक से अधिक हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो सर्वदाता में जो है ओ ग्रुप जो है होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ओ ग्रुप। ओ जो है रक्त समूह ओ, वो सर्वदाता है, अर्थात सभी को वो दे सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। यूनिवर्सल डोनर के रूप में भी जाना जाता है इसको। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी के रूप में ए एवं बी पाया जाता है। एंटीबॉडी के रूप में ए बी पाया जाता है। क्लियर। अगर ए बी की अगर हम चर्चा करते, ये ए बी जो है ये क्या है? सर्वग्राही है। ये क्या है? ए बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही है, अर्थात सभी का रक्त जो है वो ग्रहण करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, अर्थात सभी को ग्रहण करने वाला, सभी के रक्त को ये ग्रहण कर सकता है। क्लियर। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। किसमें? ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि एंटीजन इसमें होता है। एंटीजन कौन होता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी होता है। क्लियर। ए बी में क्लियर हो गया होगा। तो रक्त समूह ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है, जबकि रक्त समूह ए बी में एंटीजन होता है। क्लियर। रक्त समूह ओ में एंटीबॉडी ए एवं बी होता है, जबकि रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त में जल की मात्रा कितना होता है? पित्त में जल की मात्रा कितना होता है? तो पित्त में जो जल की मात्रा होता है वो 85% होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 85% जल होता है पित्त में, जबकि 12% जो है पित्त वर्णक होता है। क्या होता है? पित्त वर्णक होता है। ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया था? तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग का संगठन सचिव है, जॉर्ज अरुंडेल को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज अरुंडेल। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यंग लाई जो है, ये ऑप्शन बी जो दिख रहा है, यंग लाई, ये जो है ताइवान के व्यक्ति है। कहाँ के हैं? ताइवान के व्यक्ति है। इनको जो है
पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अब पहली बार कब अपनाया गया था? वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया था? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसी में अपनाया गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानसभा का तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है प्रथम अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था? भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था? तो अंजुमन ए मोहिबीन ए वतन, ऑप्शन सी जो है इसी के द्वारा किया गया था। अंजुमन ए मोहिबन ए वतन। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? 1931 में जब कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहा था 1931 ईस्वी में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कहता है कि गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस यही दूसरा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, और कहता है किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो राजपुताना, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजपुताना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऐटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐटक के प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। जबकि प्रथम सचिव जो थे दीवान चमन लाल थे। दीवान चमन लाल जो दिख रहा है ये प्रथम सचिव था, ध्यान में रखिएगा ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये वाराणसी में किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में, अर्थात BHU, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU में जो है इसका स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरोली जो है कहता है क्या है ये? न्यूरोली जो है क्या है? न्यूरोली, ये है न्यूरोली। क्लियर। न्यूरोली जो है ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था, जिनके नेतृत्व में कहता है किनके नेतृत्व में यहाँ पर नमक कानून को तोड़ा गया था। कहाँ पर? पटना में। किसका? नखास तालाब का प्रयोग किया था। तो कौन किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबिका कांत सिंह ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ कहाँ शहीद हो गए थे? देखिए, कहता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है पुलिस मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? अल्फ्रेड पार्क में हो गए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद में पड़ता है, और ये जो शहीद हुए थे 1931 ईस्वी में शहीद हुए थे। कब हुए थे? 1931 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 741 फीट का राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची राम मंदिर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मोहम्मद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम है? बहुत ही तगड़ा नाम है, राम मोहम्मद सिंह आजाद। उधम सिंह का ये अन्य नाम थे। क्लियर? उधम सिंह को राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से भी जानते थे। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के आंदोलन से प्रेरित था? भारत का जो होम रूल आंदोलन था वह किस देश के आंदोलन से प्रेरित था? तो आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित था। ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर, यहाँ पर किस टाइगर हो जाएगा, ध्यान दे दिएगा, किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? दुनिया की पहली ब्लैक सफारी जो है टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया है। कहता है कि किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिवाजी की कर व्यवस्था, ये बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे प्राचीन दर्शन कौन थे? भारत के सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन जो है, ये सबसे प्राचीन दर्शन है, सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे किस जोन में मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया है? रेलवे किस जोन में मरीजों के लिए रेल बोट स्टार्ट किया है? रोबोट विकसित किया है किस जोन में? तो एससीआर में किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एससीआर, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद ग्राम आदर्श योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांसद ग्राम आदर्श योजना किनके जन्मदिन पर शुरू किया गया है? सांसद ग्राम आदर्श योजना जो है जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था, जन्म 11 अक्टूबर को हुआ था। कब?
1902 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा, 1902 ईस्वी में, जबकि मृत्यु जो हुआ था 8 अक्टूबर, कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, जबकि मृत्यु जो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था, 79 में। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।